एक्सपेंसेस की लिस्ट को देखते हैं। हमारे पास एक्सपेंसेस की लिस्ट के अंदर दो तरह के एक्सपेंस हम उसको कहते हैं, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके होगी बात। जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें हमने लिखा एक परचेजेस है, और हमने ये भी बात की कि परचेजेस और स्टॉक में फर्क थोड़ा सा ही है, चीज एक ही है। जो ड्यूरिंग द ईयर चीज यानी स्टॉक अपना खरीदेंगे तो उसको हम बोलते हैं परचेजेस, और उस साल खत्म होने पर अगर उसी में से कोई चीज हमारे पास अनसोल्ड रह जाए तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। कल एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा था एक शख्स ने कि सर अगर आपका स्टॉक अगले साल भी नहीं बिकता तो क्या उसे हम नॉन करंट एसेट में लिख देंगे? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं कि आपका स्टॉक 2-2 3-3 साल बिके ही ना तो फिर आपने बिजनेस ही क्यों करना है? और आप लोगों ने करना ये होता है, आगे हम पढ़ेंगे फाइफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले खरीदो उसको पहले बेचो। तो अगले साल हमने पहले बेचना ही वही है जो पिछले साल का बचा पड़ा स्टॉक होगा। ठीक है, तो ऐसा आज तक सिचुएशन नहीं हुई। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए तो अकाउंटिंग हमें कहती है कि उस स्टॉक को खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, अब वो बिकने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, तो मेन अभी तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं। परचेजेस है, फिर उसके बाद हमने देखा कैरेज इन के बारे में। कैरेज इन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे स्टॉक को सप्लायर से उठाकर हमारे पास लेकर आते हैं, और वो जो किराया लगता है डिलीवरी एक्सपेंसेस का, जो हम उस किसी कैरियर को किराया पे करते हैं, और इसके कई नाम हैं। इसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कहते हैं। और अगर इन हूं तो मतलब परचेजेस के ऊपर होंगे। फिर हमने कहा था कि इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी का नाम आ जाए, कस्टम ड्यूटी आ जाए, या ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आ जाए, ये नाम है, बस है ये। जब हम बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं ना, बाहर से, तो उसके ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, या उसे इंपोर्ट ड्यूटी, डिफरेंट उसके नाम वो रख देता है, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओके होगी बात। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिस्ट पे आ जाओ, ये थोड़ी लंबी लिस्ट है, कुछ बातें आपको पता है, पहले कुछ बातें सीखनी है हमने। अब्दुल रहमान भाई कहते हैं कस्टम टैक्स भी इसे कहते हैं। जी मेरे भाई, वही टैक्स जो कस्टम ऑफिसर्स लगाते हैं उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। तो हमारे पास सैलरीज हैं जो हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देंगे या वेजेस देंगे। अब वेजेस के बारे में सुन लें, आईकॉम बीकॉम में ये पढ़ाया जाता है कि वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और वो किसी हद तक ठीक भी कहते हैं, लेकिन सीए के अंदर आप उसको अदर एक्सपेंस में लिख दो तो भी चल जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दो चल जाता है काम, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम वेजेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं, वैसे ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। ठीक होगी बात। सर ये वेजेस और सैलरीज में फर्क क्या है? रहील भाई मैं बता देता हूँ वेजेस और सैलरी में फर्क। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लास्ट लेक्चर में गेन और डिस्पोजल पढ़ा था, वो रिपीट कर दें। गेन और डिस्पोजल होता है, आपने अपना एक तो स्टॉक बेचते हो ना,
स्टॉक के अलावा कोई और चीज बेचो तो उसके ऊपर जो आपको गेन होता है उसे कहते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। एक तो स्टॉक बेचते हैं वो तो हो गया सेल, अगर स्टॉक बेचो वो हो गया सेल। लेकिन अगर स्टॉक के अलावा कोई और चीज बेच रहे हो और उसके ऊपर भी अगर आपको कोई गेन आ रहा है तो उसे हम गेन ऑन डिस्पोजल कहते हैं। सैलरीज और वेजेस में फर्क देखें कि जो सैलरी चीज है, सैलरी है कि आपने अपने ऑफिस के अंदर जितने भी लोग रखे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के अंदर उनको पैसे पे करें सैलरी। कुछ आपने मजदूर रखे हुए हैं डेली बे वेजेस के ऊपर, दिहाड़ी के ऊपर जिसे हम कहते हैं, या उसे कहते हैं जनाब जितने यूनिट बनाओगे उतने पैसे देंगे, वो होती है वेजेस। और एक बात याद रखें, सैलरी हमेशा फिक्स होती है लेकिन वेजेस हमेशा वेरिएबल होती है। जैसा कि महीने के अंदर एक बंदा जितनी दिहाड़ियां लगाएगा उसको उतने पैसे मिलेंगे, किसी ने कम दिहाड़ियां लगाई, किसी ने ज्यादा दिहाड़ियां लगाई। और सैलरी में अगर कम या ज्यादा दिहाड़ियां लगा दी जाए तो सैलरी फिक्स होती है और ये हमेशा हम साल के एंड के लिए डिसाइड होती है। ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए फिक्स होती है। और ये जो अच्छा एक सवाल आया कि इसको इनडायरेक्ट में क्यों लिखते हैं, ये इनडायरेक्ट में ना सिर्फ हम ही लिखते हैं, वैसे होता ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। मतलब ये सीए के अंदर जो सवाल आई कैप अपना सोल्यूशन देता है ना उसमें वो इनडायरेक्ट में लिखा होता है, अदरवाइज ये बाकी हर जगह ये डायरेक्ट में ही लिखा जाता है। वो आगे हम इस हमारा टॉपिक FR1 में है उसमें ये ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सैलरीज फिक्स होती हैं, वेजेस यूनिट बेस पे होती है कि जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, वो वेरिएबल वेजेस होती हैं। और इवन के पूरी दुनिया के अंदर वेजेस का रिवाज ज्यादा है, सैलरी का कम है। पाकिस्तान में सैलरी का ज्यादा है। उसके बाद है जनाब कैरेज आउट या कैरेज ऑन। एक होता है कैरेज इन, जब हम कोई चीज खरीदें तो किराया पे करेंगे तो वो कैरेज इन होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और एक होता है कैरेज आउट, जब कोई चीज बेचें और हमने अपनी चीजें भेजी एक कस्टमर को, उस कस्टमर तक ले जाने का जो किराया बनेगा उसे हम कहते हैं कैरेज आउट। ये होता है कैरेज ऑन सेल। मतलब जब अक्सर आपने देखा होगा फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी में फ्री होम डिलीवरी का मतलब ही यही है, फ्री होम डिलीवरी का मतलब ही यही है कि आप लोगों ने अपनी जेब से किराया पे करना है जब कस्टमर को अपनी चीज भिजवानी है। माना कि उसकी प्राइस में ऐड कर देते हो लेकिन किराया उस वक्त आपने ही पे करना है। अहमद भाई ने एक बड़ा प्यारी बात किया है कि ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं अहमद भाई, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के ऊपर 0 ड्यूटी है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के ऊपर 0 ड्यूटी है। सिर्फ ये ही नहीं, सिर्फ ये ही नहीं, एक और भी इंटरेस्टिंग बात सुने कि अगर आपने कोई पहले टैक्स पे किया हुआ है एक्सपोर्टर को वो भी रिफंड हो जाता है। एक तो एक्सपोर्ट करते वक्त कोई नहीं पे करता, और दूसरा जब वो चीजें खरीदता है और उसके अंदर टैक्स पे कर रहा होता है, जब चीजें खरीदेगा और उस पर आपको पता ना सेल टैक्स लिखा होता है, वो टैक्स पे करेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो जो चीजों पे आपने टैक्स पहले खरीदते वक्त पे किया वो भी मुझसे वापस ले लो, लेकिन एक्सपोर्ट करो एक बार। और दूसरा एक शख्स ने अभी सवाल किया कि सर सेल करने पर तो हमारा कस्टमर किराया देगा, तो अगर कस्टमर किराया दे देगा तो फिर हमारा एक्सपेंस है ही नहीं, हम लिखेंगे ही नहीं। अगर हम अपनी जेब से किराया देंगे, हम अपनी जेब से किराया देंगे तब कैरेज आउट होगा। और ये कब किस सिचुएशन में होता है? फ्री होम डिलीवरी के केस में, क्योंकि वो तब हमें हमारा कस्टमर किराया नहीं दे रहा होता, हम दे रहे होते हैं। उसके बाद है मेरे पास डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कैश डिस्काउंट होता है। सपोज दैट, मैं आपको एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं। ये एग्जांपल ना आप लिख भी लिया करो, ये उर्दू में लिख लिया करो चाहे। डिस्काउंट अलाउड ये है कि अगर हमने किसी बंदे से 5,500 लेना है
तो वो बंदा हमें 5,000 देकर कहता है यार 500 छोड़ दो, मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट, या वो टाइम से पहले 5,000 दे रहा है, ये जो मेरा 500 का नुकसान हो गया ये मेरा एक्सपेंस में आएगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से, ये मेरा एक्सपेंस में आएगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से। ओके होगी बात। फिर उससे नेक्स्ट है सर जी, आप रिपीट करते हैं डिस्काउंट। किसको रिपीट करना तलबिया बेटा? सर ये डिस्काउंट अलाउड को। और एहसन ने क्या सवाल पूछा है? सर मैं पूछने लगा था, ये इंटरफेयर करने तक पहले। अच्छा सर, मैंने कहना था आप कोई चीज परचेज करते हो बल्क के अंदर, तो उसमें आगे ऑप्शंस होते हैं कि आपने जो कैश पे करना है, बाय हैंड पे करना है, बाय कार्ड पे करना है। अगर आप बाय कार्ड पे करो तो उस पर 20 से 30% डिस्काउंट होता है। वो किस वजह से होता है? जब आपने कोई स्टॉक जब आपने बल्क में परचेज करना है, और हैंड वो पे ना क्यों नहीं मैं होता? बताता हूँ। ये जो डिस्काउंट है ना, इसके पीछे ना बड़ी स्टोरियां चलती हैं, और ये FR1 में एक टॉपिक है IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो उसके अंदर ये कवर होगा कि जब हमें कोई, आपने अक्सर देखा होगा कि आपसे ये भी कहा जाता है कि जनाब अगर आपने हमसे 1,000 रुपए की चीजें खरीद ली तो हम आपको एक वाउचर देंगे कि आप अगर फ्यूचर में हमारे पास आएंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। ये जो डिस्काउंट होता है ये आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, ये टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे वो कहता है कि अगर मिजान बैंक का कार्ड इस्तेमाल करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, जैज कैश का कार्ड इस्तेमाल करोगे, तो ये जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन वो जो बायर, वो बंदा होता है जो बिजनेस दे रहा होता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस इदारे के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, वो बेसिक अकाउंटिंग में नहीं आता, उसके लिए ऊपर प्रॉपर स्टैंडर्ड लिख दिया है अब तो, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है कि अगर मैंने अपने डेटर से पैसे कम लूं और उसकी पैसे सारे लेने वाले खत्म कर दूं, कम पैसों में ही सेटलमेंट करवा दूं, जल्दी पैसे लेकर या उसकी शक्ल देखकर, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। मतलब आपने किसी से 5,100 लेना था, उसने आपको 5,000 देकर सारे पैसे खत्म करवा दिए, तो ये जो 100 का जो आपका नुकसान हो गया ना, वो डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी दो तरह की होती है। फिलहाल आप इंश्योरेंस लिख लें, बाद में जब आप बड़े होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि दोनों में फर्क क्या है। अभी फिलहाल इंश्योरेंस, ये वो इंश्योरेंस है जो हम हर साल अपनी किसी स्टॉक की इंश्योरेंस करवाएं, अपने बिजनेस की किसी चीज की इंश्योरेंस करवाएं, तो उसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। हाँ, जब वो चीज नुकसान होगी तब आपको पता है, इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं मैं आपको, इंश्योरेंस 2-3 तरह की होती है। एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और एक बाकी किसी चीजों की इंश्योरेंस होती है, गुड्स की इंश्योरेंस होती है। और इंटरेस्टिंग बात, ये वर्ड इंश्योर का मतलब तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन ये हम एक्सपेंस कर रहे होते हैं, एक्सपेंस कर रहे होते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप लोग एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो इदारे को, और इसका फायदा तब होगा, अब जरा सुने, कि अगर जब तक आप मरोगे नहीं तब तक लाइफ इंश्योरेंस का फायदा नहीं होना। जब तक आप मरोगे नहीं लाइफ इंश्योरेंस से आपको फायदा नहीं होना। तो आप खुद सोच लो, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे और आपने अगर इंश्योरेंस करवाई, तो अगर ये फायदा हासिल करना चाहते हो तो आपके बच्चे जब होंगे वो किस तरह की दुआएं मांगेंगे, वो एक अलग केस है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस उस वक्त तक फायदा नहीं देगी जब तक आप अपना कोई बाजू या टांग या कोई कुछ नहीं तुड़वाते नहीं हो।
तुड़वाओगे हाथ बाजू पाओ तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस से फायदा मिल जाएगा। और गुड्स इंश्योरेंस का मतलब है कि जिस चीज की आपने इंश्योरेंस करवाई है वो टूटे ना, डैमेज ना हो या चोरी ना हो, तब तक आपको इसका फायदा नहीं मिलना। तो अगर आप इंश्योरेंस का जो खर्चा कर रहे हो उससे आपको फायदा हासिल करना है, या तो आपको मरना पड़ेगा या आपने अपने आप का कुछ तुड़वाना पड़ेगा या अपनी चीजों को तुड़वाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग करवाते हैं बाहर की दुनिया में तो इंश्योरेंस तकरीबन 100% है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका अभी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि हमारे मौलाना साहब ने इसको हराम करार दे दिया हुआ है। और गाड़ियों की इंश्योरेंस इसलिए ज्यादा है, जो चीजें इंस्टॉलमेंट खरीदी जाती है, क्योंकि बैंक ये उसने कंडीशन लगा दी है कि अगर आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो हम आपको लीज पे गाड़ी नहीं देंगे। अगर आप तो इस क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनियां ही बैंकों के मालिकों की होती हैं या उनकी बेटियों की, भाइयों की, कजनों की होती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि जनाब इंश्योरेंस भी करवाएं तो तब हम आपको गाड़ी लीज पे दे देते हैं। चलो ये बात की बातें हैं, हम तो अपने एक्सपेंस को देखते हैं। अगर आप चीजें रिपेयर करवाते हो, गाड़ियां वगैरह या बिल्डिंग वगैरह, तो भी एक्सपेंस। बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट देखें, ये तो आम सबको पता होता है, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। बैड डेट्स वो पैसे होते हैं, बैड डेट्स वो पैसे होते हैं जो हमने लेने होते हैं और हमें यकीन होता है कि हमें नहीं मिलने। बैड डेट्स ये वो पैसे हैं, बैड डेट्स हमारे ये वो पैसे हैं कि होते हमारे पहले अकाउंट रिसीवेबल है, लेकिन जिस बंदे को हमने चीजें सेल की वो बंदा फौत हो गया, और उसके बच्चे कहते हैं कि हमारे अब्बू ने तो हमें ऐसे कोई बात नहीं कह के गए थे, तो अब वो पैसे आपको नहीं मिलने, तो वो अब अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहे, बल्कि वो क्या बन गए? बैड डेट्स। हमारे पैसे खत्म हो गए, पैसे डूब जाना, जैसे अब्दुल सबूर ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अपने दोस्तों वाले पैसे भी बैड डेट्स ही होते हैं। क्या आपने अपने दोस्त को पैसे दे दिए, वो भी गए। कुछ लोग तो अपने उन दोस्तों के नाम भी जाहिर कर रहे हैं कि जो जिधर उनके बेचारों के बैड डेट्स हो चुके हैं। हाँ, बहन भाइयों को पैसे देने वाले वैसे ना बड़े दुखी दुखी लग रहे हो सारे, सब सूरत में बैड डेट्स हुए हुए हैं। बहन भाइयों से लगता है किस वाले भी बैड डेट्स ही होते। एक बड़ी कमाल बैड डेट्स की एग्जांपल देने लगा हूं, जरा सुने और वो देखना है कि किस किस के साथ वो बैड डेट्स हुए हैं। लो, हमजा ने कह भी दिया कि छोटे होते जब हमें ईदी मिलती थी और हमारी अम्मी कहती थी ये मुझे पकड़ा दो फिर मैं आपको दे दूंगी। ये कितने लोगों के बैड डेट्स हैं? कि छोटे होते हैं, कुछ लोगों के साथ तो अभी भी ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ स्टिल ऐसा होता है कि आज भी उन्हें कोई ईदी मिले तो अम्मी की नजर ही हमारी ईदी पे होती है। चलें जी, सबकी तो नहीं, मैं कहता हूं कि जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं हम 90% चीजों की बात करते हैं, 100% चीजों की नहीं करते, 10% एक्सेप्शंस होती हैं। चलें जी, लेकिन हम बिजनेस के बैड डेट्स पढ़ रहे हैं कि हमारा कोई डेटर ने पैसे ना दिए, वो बाहर चला गया, या एक बात अकाउंटिंग में कहती है कि एक बंदा अगर आपको ढेर सारे दिनों तक पैसे नहीं दे रहा तो उसको भी बैड डेट्स कर दो। ठीक है, कि अगर वो काफी टाइम गुजर गया तो वो पैसे नहीं दे रहा तब भी बैड डेट्स कर दो। वो बंदा फौत हो गया, उसका कोई मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मिल रहा, तब भी बैड डेट्स कर दो। वो वैसे ही मुकर गया है तब भी बैड डेट्स कर दो। या आपको लगता है कि उस जिससे पैसे लेने उसका बिजनेस को आग लग गई, उसका बिजनेस ही खत्म हो गया, वो बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, तब भी बैड डेट्स हो जाते हैं। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। फिर बैड डेट्स से आगे मूव करते हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी, अक्सर लोग स्टेशनरी को एसेट समझते हैं। अक्सर लोग
स्टेशनरी को एसेट समझते हैं, ये स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस लिस्ट में आता है अनटिल एंड अनलेस कि आपका स्टेशनरी का बिजनेस ना हो। अगर स्टेशनरी का बिजनेस होगा तब तो ये स्टॉक में आएगा, लेकिन अगर स्टेशनरी वैसे बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, पेपर, पेन, बोर्ड, तो हालांकि इसकी लाइफ, सपोज दैट कैलकुलेटर है, ये स्टेशनरी फैमिली में आता है। एक कटर होता है, पेपर कटर, स्टेपलर होता है, ये सारे स्टेशनरी है और इनकी लाइफ भी 1 साल से ज्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स इनको तो नॉन करंट एसेट में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इनको कहां पे होना चाहिए? नॉन करंट एसेट के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये होते कहां पे हैं? एक्सपेंसेस के अंदर। इसकी एक वजह है, वो हम बताएंगे बड़ी डिटेल में, उसका नाम मैं अभी बता देता हूं। अकाउंटिंग में लिखा हुआ है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी वो कहता है कि इनकी कीमतें बहुत थोड़ी होती हैं, इसलिए इनको नॉन करंट एसेट में नहीं लिखा जाता। जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं, अब जरा नॉन करंट एसेट की लिस्ट पर आंखें बंद करके नजर दौड़ाओ, वहां पर लैंड है। अब लैंड की कीमत है 1 करोड़ रुपए। फर्नीचर भी आजकल 50-60 हजार से कम नहीं मिलता। व्हीकल्स भी 10-12 लाख से कम नहीं मिलता, कोई आम सा भी। प्लांट एंड मशीनरी भी लाखों के हिसाब से कीमत होती है। आप लाखों के हिसाब से नॉन करंट एसेट में लिख रहे हैं और नीचे लिखा है जी कैलकुलेटर 200 रुपए। अब तो ये भी 200 का नहीं आता, 1000-1200 का आता है। पेपर कटर 150 रुपए, स्टेपलर 150 रुपए। तो ये कहते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी मटेरियल नहीं होती, इसलिए स्टेशनरी को एक्सपेंस में लिख देना ज्यादा बेहतर है। क्या आप इसको नॉन करंट एसेट की बजाय एक्सपेंस में लिख दिया करो। तो जब भी स्टेशनरी का जिक्र आए तो आपने उसको एक्सपेंस में लिख देना है। उसके बाद है रेंट पे किया, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। उसके बाद रिपेयर, हम अगर कोई यूटिलिटीज बिल आ जाते हैं, यूटिलिटीज बिल में क्या क्या चीजें आती हैं? ये आपका बिजली का बिल, आपके गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस के आते हैं। वाटर का, ये सारे यूटिलिटीज बिल हैं, ये भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो वो हमारा एक्सपेंस होता है। जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। आप किसी को कमीशन दे रहे हो वो भी हमारा एक्सपेंस होगा। आप लोग एक्सपेंसेस की तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, एक्सपेंसेस की लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। इवन कि अगर आप कस्टमर को सैंपल्स देते हो वो भी आपका एक्सपेंस होता है। आप कोई और एडवर्टीजमेंट करते हो वो भी एक्सपेंस होता है। एक एक्सपेंस आएगा डेप्रिसिएशन के नाम से, और ये पूरा हमारा एक टॉपिक है डेप्रिसिएशन का। ये होता है कि आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा, जैसे जैसे नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होती जाती है हम उसे कहते हैं कि वो डेप्रिशिएट हो रहा है, और जितने एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी हम एक्सपेंस में लिखते जाएंगे। मतलब आपने फर्नीचर खरीदा, साल बाद उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आपने जितनी वैल्यू कम हो गई उसको एक्सपेंस में लिख देना है।